अक्सर सत्ता के करीब रहने वाले यूपी के बाहुबलियों के खिलाफ सरकार एक्शन में है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। कब्जे वाली जमीन पर बनी इमारतें मिट्टी में मिलाई जा रही हैं। अब आलम यह है कि प्रशासन के नोटिस देते ही ये खुद ही अवैध इमारत तोड़ रहे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम बाहुबलियों में छाए बुलडोजर के इसी खौफ पर चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कार्रवाई प्रदेश में हो रही आपराधिक वारदातों को रोकने में कितनी कारगर साबित होगी। लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन क्या कुछ चलता रहा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, फिर अपने खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार प्रयागराज आए थे और एक सभा में ऐलान किया था कि गुंडों और माफियाओं के घर पर अब बुलडोजर चलेंगे। अपराधी कोई माफिया हमला करेगा तो हमला करने के पहले उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा और हम उस अपराधी और गुंडे को उस स्थान पर पहुंचाएंगे जिसके बारे में अपराधियों ने सोचा भी नहीं होगा। अब आज की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर गाजीपुर के लाल दरवाजा में बने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत पर हथौड़े चल रहे हैं। ड्रिल मशीन से छत तोड़ी जा रही है और ये सब हो रहा है उस बुलडोजर के खौफ से जो आजकल बाहुबलियों की तबाही का दूसरा नाम बन गया है। ये कॉम्प्लेक्स बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम है। प्रशासन ने इसके कई हिस्सों को अवैध करार देते हुए ध्वस्त करने का नोटिस दिया था। इससे पहले कि प्रशासन अपने बुलडोजर लेकर यहां पहुंचता, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने खुद ही इसे तोड़ने का फैसला कर लिया। ये मकान मोहल्ला लाल दरवाजा गाजीपुर में श्रीमती अफसा अंसारी पत्नी श्री मुख्तार अंसारी के नाम से था और ये आरबीओ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है और इनको 7 दिन का समय दिया गया है। जो सूचना अभी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार वो खुद ही स्वयं ही जो अवैध निर्माण हुआ है उसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मऊ और गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक में मुख्तार और उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है। प्रयागराज में अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। इधर कानपुर में विकास दुबे के खजांची माने जा रहे जय वाजपेयी के तीनों भाइयों ने एडीजे कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने तीनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। जय वाजपेयी के 3 भाई हैं जिनको एडीजे 5 कोर्ट में यहाँ पर सरेंडर किया है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पता था कि आपका भाई इतने बड़े अपराधी के साथ कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराधी नहीं। तीनों के सरेंडर को कानूनी कार्रवाई का भी डर माना जा रहा है। माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई को बीजेपी बड़ी उपलब्धि करार दे रही है। अब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार के कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और अपराधियों के प्रति उनकी जो नीति है उससे भयभीत होकर अपना अवैध निर्माण स्वतः ये माफिया लोग गिराने लगे हैं। यह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के दावे से इत्तेफाक नहीं रखती। प्रदेश में हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर वो सरकार पर सवाल उठा रही है। गाजीपुर से लेकर और गाजियाबाद तक श्रावस्ती की घटना देख लीजिए, लखीमपुर की घटना देख लीजिए, अयोध्या की घटना देख लीजिए, लगातार अपराधी तांडव कर रहे हैं। सरकार इकबाल से चला करती है। सवाल इस बात का है घर और दुकान गिराने से सरकार का इकबाल कायम नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप तो सियासत की बात है, लेकिन जिन माफिया और बाहुबलियों पर कभी पुलिस हाथ रखने में डरती थी, आज उनके खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई वक्त बदलने का इशारा तो जरूर कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट और ऐसे में न्यूज़ स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं। जिस सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे वो सवाल एक एक करके आपके सामने रखते हैं। यूपी में बाहुबलियों का वर्चस्व क्या खत्म हो रहा है? इसके अलावा बाहुबलियों पर कार्रवाई से अपराध पर लगाम लगेगी? साथ ही लगातार हो रही आपराधिक वारदातों को आखिर कैसे सरकार रोकेगी? ये तमाम
सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कीर्तिनिधि पांडे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं और यूपी के पूर्व डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी सुशांत भी जुड़ रहे हैं वाराणसी से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अजय वर्मा जी, आपसे सवाल करूं उससे पहले कीर्तिनिधि पांडे जी से एक सवाल करना चाहता हूं। भाई, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये लोग तो सब लोग सत्ता के करीब रहे, कभी कभी तो टिकट भी बांटा पार्टियों ने, और अब हालत ये हो गई कि खुद ही घर गिराना पड़ रहा है, तो कुछ तो सरकार अच्छा कर रही होगी। अंजीत जी, सवाल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कोई सरकार करे तो बेहतर काम है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपराधियों के खिलाफ भी उन्हीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक जाति विशेष के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुल्तानपुर के विधायक हैं देवमणि जी लंबुआ के, उन्होंने एक सूची जारी किया था बाकायदा, 16-17 नामों की एक सूची एक विशेष जाति की जारी किया था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा था कि क्या ये लोग अपराधी हैं कि नहीं हैं, और यदि ये अपराधी हैं तो इनके खिलाफ अब तक 3.5 साल की सरकार में आपने कौन सी कार्रवाई किया। बाद में चूंकि वो एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके ऊपर दबाव पड़ा, उन्होंने वो कह दिया कि हमारा पत्र नहीं है, पत्र फर्जी है। लेकिन सवाल तो उठता है और सवाल बनता है, सवाल वाजिब है। केवल ब्राह्मण और मुसलमान को चिन्हित करके उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई करना और एक जाति विशेष को संरक्षण देना, इस तरीके से न्याय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती, कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। और उत्तर प्रदेश के अंदर पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था या तो अपराधी जेल में होगा या तो ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन आज तक 3.5 साल की सरकार बीतने के बाद भी कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक लगातार अपराध हो रहे हैं। अपराध पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से भी जानना चाहता हूं कि जो एक जाति विशेष के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। मतलब आपने अपराधियों को जाति विशेष में बांट दिया? नहीं, हमने नहीं बांटा, सरकार ने बांटा है। सरकार की कार्रवाई बता रही है कि अपराधियों की जाति विशेष होती है। भाई संजीव मिश्रा साहब, सरकार की कार्रवाई बता रही है, लोगों के खिलाफ विशेष कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार की कार्रवाई पे ही सवाल खड़ा हो रहा। नहीं, देखिए, अब इनके पास कुछ कहने का रह नहीं गया। मैं तो बहुत साफ बात कहूंगा। जिस तरीके से अपराधियों को ये जातियों में बांट रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पास कोई इश्यूज नहीं है। अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति का हो, अपराधी को अपराधी समझना चाहिए। एक चीज, दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि इन लोगों को खुश होना चाहिए था। इनके 3.5 साल में, और लिस्ट कौन सी दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लिस्ट आप वो दे रहे हैं जिन लिस्ट में जो व्यक्ति हैं उन्होंने 3.5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई वारदात करने की हिम्मत नहीं जुटाई, कोई वारदात करने की हिम्मत नहीं जुटाई, और जिन्होंने जुटाई है उनको परिणाम मिला है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं उत्तर प्रदेश में। और ये जो 15 साल का पापाचार था, अनाचार था, दुराचार था, अत्याचार था, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने कठोर कदम उठाने शुरू किए हैं। ये सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाली जो पार्टियां थी, आज वो ये बात कह रही है कि मुसलमान को क्यों कर दिया, ब्राह्मण को क्यों कर दिया। अरे वो ब्राह्मण है जिसने तमाम ब्राह्मणों की हत्या की थी। अब क्या बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी का वो मेंबर था। आज मुख्तार अंसारी को लोग लेकर के, यही इनके चाचा और ताऊ वगैरह पार्टी कार्यालय में हाथ उठा करके बात किया करते थे। आज वो लोग बता रहे हैं। चले संजीव मिश्रा साहब, अजय वर्मा को मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। संजीव मिश्रा साहब, पेट में दर्द हो रहा है, आप बने रहिए चर्चा में। पांडे जी, आप रुक जाइए 2 मिनट। अजय वर्मा को मैं अब चर्चा में लाना चाहता हूं। अजय वर्मा जी बीच में बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अजय वर्मा जी, आप बोलिए। आप अंजीत श्रीवास्तव जी, ये सरकार जो कार्रवाई कर रही है, ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता में लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है कुछ विशेष मुद्दों से। तो कार्रवाई ना करे सरकार। अपनी मनमानी विधानसभा के सत्र में 29, अरे भाई आप पहले सुन तो ले मेरी बात, 29 प्रस्ताव पास रखे, 13 पास कर लिए और खटाक से सदन खत्म कर दिया।
सरकार का टारगेट इस तरह से कुछ चिन्हित करके कुछ लोगों को जो नामी गिरामी टाइप लोग हैं वो और दलों के विपक्ष के बीजेपी के नहीं, मैं बीजेपी के भी नामी गिरामी लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करता तो हमें बड़ी खुशी होती कि सरकार जायज काम कर रही है। सरकार मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। देश में उत्तर प्रदेश में ना गुंडाई कम हो रही, ना लूट कम हो रही, ना बलात्कार कम हो रही, ना डकैती कम हो रही, ना चोरी कम हो रही, ना सुनारों के यहाँ चोरी हो रही है, चेन पुलिंग हो रही है महिलाओं से, बलात्कार छोटी बच्चियों से, और खास करके जो हिंदुस्तान के बड़ी उत्तर प्रदेश की सिटी हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहिए, मेरठ कहिए, गाजियाबाद कहिए, कानपुर कहिए, बनारस कहिए, गोरखपुर कहिए, यहाँ तो वारदातों की भरमार हो रही है। और अगर सरकार से इसके ऊपर कोई विरोध करता है बुद्धिजीवी या कोई ऑफिसर या कोई रिटायर ऑफिसर या कोई सामाजिक संस्थाएं या अपोजिशन के लोग, तो सरकार उसका जवाब देने की बजाय उसको कोई अपराधी घोषित करके उसी के खिलाफ राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही और मुकदमों के काम करने लगती है। उसका कारण है कि सरकार 4 चीजों में फेल है प्रदेश में वर्तमान में। आप क्रोनोलॉजी समझिए सरकार की। कोविड के मामले में सरकार फेल है, अपराध रोकने के मामले में सरकार फेल है, महंगाई रोकने के मामले में सरकार फेल है, अब भ्रष्टाचार के मामले में इनका प्रवचन सुना रहे हैं, गड्ढा मुक्त करने के मामले में इनके पास कोई इशू नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ये केवल आरोप लगाना जानते हैं और इनको केवल ये लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार कोई काम नहीं कर रही। बाकी जब 30 साल कांग्रेस बेहाल है तो ये कहोगे क्या? कोई इशू नहीं है कांग्रेस के पास, न संगठन है, न जनता है, न कोई मुद्दे हैं इनके पास। ये क्या बात करेंगे? इनको नहीं समझ में आएगा। अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा? अरे 30 साल कांग्रेस बेहाल है ना, तो 30 साल में जो कांग्रेस बेहाल है उसको ठीक करो, जनता के बीच में जाओ। मुख्तार अंसारी के अगर वाकई में ईमानदारी कोई रिश्तेदारी है तो वो बता दो, लेकिन कांग्रेसियों को जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो भी इनको दर्द होता है। मुझे नहीं समझ में आता ये विपक्ष किस तरीके का विपक्ष है। दरअसल में विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये लोग किस तरीके की बातें कह रहे हैं। अरे जनता के बीच में जाओ, जनता की बात रखो, जनता के साथ तो हो, लेकिन जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं। सरकार बड़ा भारा रामराज लेके आ रही है, लोग ताले खोल के सोने लगे हैं। हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त हो गया है, ये कार्रवाई होगी। चलिए संजीव मिश्रा साहब, अब आप सही हैं, वो सही है, ये जनता तय कर रही है। लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला साहब, मैं अब आपको भी इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। भाई ये बात तो सही है, विपक्ष तो पूछेगा ना सर कि भाई क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5-7 ही माफिया हैं क्या, 5-7 ही अपराधी हैं क्या जिनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं? बाकी कहां गए? बाकी दाग धुल गए क्या? मैं बधाई देता हूं कि हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने बहुत अनुभव और ज्ञान के आधार पर अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रखा। दोनों ने अपना अपना दृष्टिकोण बहुत अच्छी तरह रखा। अब मैं आपको बिल्कुल जो पुलिस विभाग की तरफ से जो कार्यवाहियां हो रही हैं उसके बारे में आपको ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए, ये अगर कार्यवाही हुई है, जो विषय है आपके विचार विमर्श का आज, कि स्वयं जो लोग जिनको नोटिस दी गई थी वो स्वयं अपना अवैध निर्माण तोड़ दे रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि मैं तो ये सोच करके कि जब मैं डीजी अभियोजन था तो वहां एक कोटेशन सुनाया जाता था कि राजदंड हरदम मजबूत होना चाहिए ताकि अपराधी स्वयं राजदंड से डरें और अच्छे नागरिक बन करके अपना काम करें। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि ये पुलिस का अभियोजन का ये अच्छा काम हुआ कि अगर क्या जरूरत है किसी को जेल भेजने की, किसी को दंडित करने की, अगर स्वयं राजदंड जो कानून का भय होता है, जिसकी हम सब लोग, सभी पार्टी के लोग चाहते हैं कि हाँ कानून का खौफ रहे बदमाशों में, ताकि इस तरह कोई ना आचरण करे जिसमें दंड देना पड़े, और दूसरा एक कानून की मर्यादा बनी रहे। और जहां तक अपराध व्यवस्था, अपराध की स्थिति की बात है, उस बारे में आप स्वयं महसूस करते होंगे कि जब से कुछ खास बदमाशों का इनकाउंटर वगैरह हुआ है तो उसके बाद से जो बड़े बदमाश हैं, खासतौर से माफिया जिनको कहते थे, उनमें डर पैदा हुआ है। और ये भी सुना होगा कि कई उनमें से जेल अपनी जमानत कटा करके जेल जा रहे हैं। कई अपराधी इस डर से कि हमको इनकाउंटर में मार न दिया जाए वो प्रदेश से बाहर चले गए हैं।
तो और जो जमीनों पर कब्जा करने का एक पेशा हुआ करता था इन लोगों का जी। कि जंगल के पेड़ काट डालो और जमीनें कब्जा कर लो, ओके सर। और जो बालू खनन होता है अवैध रूप से उसका गिट्टी मोरम बालू का खनन कर लो और अवैध वसूली कर लो, इस तरह के जो काम होते थे। तो जब ये भावना होती है कि ईमानदार, सूर्य कुमार शुक्ला जी मुझे एक बताइए ना, जो ईमानदारी की परिभाषा और यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं 100% सारे लोग ईमानदार हो गए रोज हैं, हत्याएं लेकिन ये जरूर है, जो रोज बलात्कार की खबरें आ रही हैं, जो रोज अपहरण हो रहा है, इनमें डर नहीं है? अतीक और मुख्तार में और 2-4 लोगों में केवल डर है सरकार का, और किसी में डर नहीं है? इसके बारे में आपको बिल्कुल निष्पक्षता से आप मूल्यांकन करिए तो आप ये पाएंगे कि यद्यपि प्रशासन, शासन, पुलिस का भी एक रोल होता है क्राइम कंट्रोल में और बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन साथ ही ये भी आप समझेंगे, मानेंगे कि बढ़ती हुई शिक्षा व्यवस्था और समाज में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जो शारीरिक अपराध हैं यानी कि मर्डर हैं और मारपीट हैं, इस तरह के उनमें निरंतर कमी आ रही है। और साथ में जो ये आर्थिक अपराध हैं, कंप्यूटर क्राइम है, एटीएम फ्रॉड हैं और नए नए साइबर क्राइम हैं, इनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये बहुत समय के साथ ये परिवर्तन हो रहा है। पता नहीं और मुझे नहीं पता सर, यहाँ तो हर बुलेटिन में अपराध की खबरें होती हैं सर। मैं दरअसल जो आपने पैमाना सेट किया मैं वो जानना चाहता था। भाई बुलेटिन में होती है लेकिन ऐसा नहीं है सर। हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अब दिखने लगी है बुलेटिन में, पहले भी क्राइम होता रहा है और उसकी तुलना में अब जो शारीरिक अपराध है, मर्डर वगैरह, उनमें भारी कमी आ रही है और ये लगातार एक ट्रेंड जारी है समाज का। मैं आपको पूरा मौका। सुशांत मुझे एक बात बताइए, सुशांत मुझे एक बात बताइए, कुमार शुक्ला केवल मुख्तार और अतीक ही उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं। ओके सर, आप भाई डर तो है ना कीर्तिदेव पांडे जी, आपको इतना नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ये इस बारे में मेरा नजरिया बहुत साफ है कि किसी भी जात या किसी भी धर्म के आधार पर कोई अपराधी न होता है, ये व्यक्तिगत बात होती है और पुलिस का भी कर्तव्य है और सभी संस्थाओं का भी कर्तव्य है कि जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव अपराधियों में नहीं किया जाना चाहिए। कि अपराधियों में सहमत हूँ इस बात से कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों ना अपराधी का कोई धर्म होता है। आपकी सभी की आवाज अभी बंद करें। सुशांत बोलिए। देखिए, अपराधियों के डर की अगर बात की जाए तो आप पूर्वांचल के इतिहास को अगर उठाकर देखें तो पूर्वांचल में जो बाहुबल से शुरू हुई अपराधियों का वर्चस्व है, अब उसका राजनीतिकरण हुआ। उसके बाद धीमे धीमे ये सारी जो चीज़ें हैं अपराधियों की, जमीन कब्जा करने, संपत्ति को बढ़ाने और ख़ास तौर पर इसका व्यावसायिकरण करने पर जोर दिया गया। जो अपराधी थे वो इस पर ज़्यादा जोर देने लगे। अभी हाल में ही जो मामला गाजीपुर का है, जहाँ पर 14 विस्टा जमीन पर मुख्तार अंसारी के परिवार द्वारा एक मॉल खड़ा किया जा रहा था, जिसका नक्शा पूरी तरीके से पास नहीं था, उसमें कई सारे गड़बड़ी पाई गई थी और उसके बाद खुद आज उन्हीं के परिवार के द्वारा उस जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किया गया। बात सिर्फ यहाँ पर एक अपराधी की नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधी जो संगठित अपराध करते रहे हैं, अब वो पूरी तरीके से व्यावसायिकरण पर उतारू हो गए हैं और इसका सीधा सीधा जो असर है जमीन कब्जा करना और उसके बाद उसका व्यावसायिकरण करना। कई ऐसे जमीनें हैं जो सरकार की जमीन पाई गई है, जिनको अपराधियों ने कब्जा किया और बहुत दिन तक कब्जा करके अपने पास रखा। बाद में वो उसके कोर्ट केस हुआ, उसके बाद फिर सरकार किसी तरह से वापस मिल पाई। तो बात आज की अगर बात की जाए तो आज इस कार्रवाई से ये हम कह सकते हैं कि सरकार एक मैसेज दे रही है कि अपराधी किस्म के लोग अगर इस तरीके से कब्जा करते हैं जमीनों पर अवैध तरीके से, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये सरकार का ये मैसेज है। पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए क्राइम की, तो क्राइम पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। लगातार हर जनपद में कहीं ना कहीं से क्राइम की घटनाएं सामने आ रही है। पर हम इतना कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्तार गैंग की बात होती रही है, पूर्वांचल में एक वर्चस्व रहा है शुरू से। 2008 में जब मऊ में हिंसा हुई, दंगे हुए, उस समय मुख्तार अंसारी खुलकर सामने आए और उनकी एक वायरल हुई वीडियो में भी हमने देखा किस तरीके से वो सामने आते रहे हैं। पर उसके बाद से वर्चस्व की जो लड़ाई थी वो संगठित
संगठित अपराध से दूर जाकर के अब जो अपराधी हैं उसका व्यवसायीकरण कर चुके हैं और अधिक से अधिक संख्या में भूमि कब्जा करना और इसका व्यवसाय में शामिल करना इनका मुख्य लक्ष्य रहा है। और यही कारण है कि अब सरकार ने जब एक गैंग को निशाना बनाया है तब धीरे धीरे वो सारे गैंग और वो सारे अपराधी वो कहीं ना कहीं निशाने पर हैं जो कहीं ना कहीं से अपराधी किस्म के हैं। कीर्तिदेव पांडे जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। अगर कोई अपराधी अपना ही घर गिराने लगे कानून के डर से, तो इसे कानून का डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अंजीत, हम कहाँ कर, हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी अवैध कब्जेदार हो, कहीं अवैध कब्जा किया हो, माफिया हो, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे तो बेहतर काम। तो मैं पहले कहा कि बेहतर काम हो, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। सरकार को एक अपराधियों की सूची जारी कर देनी चाहिए। जो सवाल आपने सूर्य कुमार शुक्ला साहब से पूछा वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूं सरकार से। मुख्तार और अतीक के सिवाय भी कोई उत्तर प्रदेश में अपराधी है कि नहीं है, और संगठित अपराध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जो सवाल बीजेपी के विधायक ने पूछा, उस जाति विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। ओके, ठीक है। केवल मुख्तार और अतीक ही उत्तर प्रदेश में अपराध करते रहे हैं और कोई अपराधी नहीं। जल्दी से बोलिए, समय कम है। सूर्य कुमार शुक्ला, ये जोड़ना चाहूंगा भाई साहब की बात पर कि जो इस तरीके से भाई साहब की बात पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो ये बात उठ रही है बिल्कुल सही बात है। पारदर्शिता होनी ही चाहिए और एक क्राइटेरिया बना लेना चाहिए पुलिस को भी कि जैसे मान लीजिए 3 साल में जो सक्रिय हिस्ट्री सीटर हैं, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है, 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर, डकैती, लूट कर चुके हैं, अपहरण कर चुके हैं, ऐसे अपराधियों को, और जो सक्रिय हैं और साथ में जो इनामिया है कम से कम 50,000 1 लाख, ताकि इनकाउंटर भी हो तो लिस्टेड ये मालूम हो, सारे लोगों को अप्रिसिएशन हो कि कोई डाउट नहीं है। ऐसे लोगों का इनकाउंटर भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होना चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए। यहाँ पारदर्शी रूप से सब पर कार्रवाई हो रही है। अजय वर्मा जी बोलिए। अंजीत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के चश्मे को उतारकर जनता 24 करोड़ लोगों के चश्मे के लोगों से देखें। सुबह हम अखबार उठाते हैं और अखबार के हर पन्ने पर मर्डर, लूट, बलात्कार, डकैती, चेन पुलिंग, चोरी की घटनाएं भरमार रहती है, सुसाइड। हम टीवी खोलते हैं, आपका चैनल खोलते हैं, बड़ा अच्छा चैनल है, आप सभ्यता से बहुत सारी चीज दिखाते हैं। आपके पत्रकार कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल नहीं है, और सूर्य कुमार शुक्ला साहब कह रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्राइम 0 हो गया है। मेरे भाई, 24 करोड़ में 2-4 माननीयों के तोड़ करने से या दिखाने से ये ध्यान भटकाने का काम प्रदेश की योगी सरकार कब बंद करेगी? संजू मिश्रा साहब, संजू मिश्रा साहब का हित करेगी और कब अपराधों को रोके? इन सबको देखिए, कोविड में करने वाला कोई काम नहीं है। जो अपराधी हैं, जो माफिया रहे हैं, जो उनके सहयोगी और संरक्षक रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और मैं तो जब ये कहते हैं आपकी 4-5 समय उस तरह अपहरण नहीं हो रहे हैं जैसे अपहरण फिरौती के लिए अपहरण हुआ। इनकाउंटर की परिभाषा चेंज की है, पहले से इनकाउंटर की परिभाषा चेंज हुई है। पिछली सरकारों में जो इनकाउंटर होते थे वो केवल उन लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। हजारों इनकाउंटर हुए और 100-125 की संख्या में उन अपराधियों को मार गिराया गया जो भागने की कोशिश कर रहे थे। बाकी किसी को। लेकिन संजू मिश्रा साहब, जब आप सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं ना तो आप पर सवाल उठता है, और आप भी ये जानते हैं कि कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है। नहीं देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपकी बात को कतई नहीं कह रहा है, आप करिए, स्वीकार न करिए सर, विपक्ष कह रहा है। आप करने ना करने से और जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, लिस्ट की बात कर रहे हैं, जो लिस्ट की बात आप कर रहे हैं, उस लिस्ट में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने 3.5 साल में कोई उत्तर प्रदेश में वारदात करने की हिम्मत जुटाई। चलिए सर, तो अपराधियों जो रोज वारदातें हो रही हैं सर, ने कहा जो रोज वारदातें हैं उस पर भी नजर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, माफिया नहीं पैदा हुआ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल के लिए बस इतना ही।